Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about axis of resistance. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस करंट डेवलपमेंट को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और पहले आराम से समझते हैं द हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द यूएस एंड ईरान। ईरान आपको पता है एक मेजर वेस्ट एशियन कंट्री है। ये है वेस्ट एशिया के इम्पोर्टेंट देश और इसमें जो 3 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं जो वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करते हैं वो हैं ईरान, सऊदी अरबिया एंड इजराइल। तीनों के बीच में आपस में हॉस्टिलिटी बनी रहती है। ईरान और सऊदी के बीच में कारण है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, जबकि इजराइल की हॉस्टिलिटी सऊदी या ईरान ग्रुप से होती है बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। उसमें भी इजराइल की हॉस्टिलिटी सऊदी से थोड़ी कम है बिकॉज ऑफ यूएस फैक्टर। इजराइल की हॉस्टिलिटी ईरान से ज़्यादा है, अगेन यूएस फैक्टर। तो देखते हैं यूएस फैक्टर है क्या इस वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में। अमेरिका का कैसा संबंध है इजराइल के साथ, सऊदी अरबिया के साथ और ईरान के साथ। इसके लिए हमें थोड़ा सा ईरान और यूएस के रिलेशंस को देखना होगा। देखिए 1950s की अगर बात की जाए तो ईरान वाज रूल्ड बाय ए डिक्टेटर जिसका नाम था शाह रेजा पहलवी, और उस वक्त ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे यूएस के साथ, क्योंकि शाह रेजा पहलवी आप कह सकते हैं एक तरीके से पपेट डिक्टेटर था यूएस का। अमेरिकी रेजीम जो है वो शाह रेजा पहलवी को ईरान में पावर में बनाई हुई थी, और उसके रिप्लाई में या रिस्पॉन्स में शाह रेजा पहलवी काफ़ी सस्ते दामों पे ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो यूएस को देता था। तो अमेरिका का मुख्य इंटरेस्ट वेस्ट एशिया को लेकर के वहाँ की रिसोर्सेज ही तो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ईरान से अमेरिका को यह फ़ायदा मिल रहा था ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ शाह रेजा पहलवी, बट लोकल इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा था इस कारण से, बिकॉज यूएस वाज गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ईरान। तो लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया इन 1979 अगेंस्ट शाह रेजा पहलवी रेजीम। एक मेजर रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई ईरान में। ईरानियन रिवॉल्यूशन नाम से इसको जानते हैं या इस्लामिक रिवॉल्यूशन नाम से जानते हैं। और इस रिवॉल्यूशन में लोगों ने शाह रेजा पहलवी को तो पावर से हटाया ही हटाया, साथ ही साथ यूएस की जो एम्बेसी थी ईरान के अंदर उस पर भी अटैक हुआ। यूएस के जो डिप्लोमेट्स थे ईरान के अंदर वो भी कुछ हर्ट हुए, फिजिकल हर्ट हुए। तो somehow they managed to escape from Iran, they survived। लेकिन एम्बेसी पे अटैक होना ये कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर अटैक होने की तरह माना जाता है। और पॉइंट इज कि 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएस और ईरान के रिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो गए। ईरान ने अपने आप को एक रिपब्लिकन स्टेट डिक्लेयर किया और डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया, और ईरान ने नई पॉलिसी अपनाई, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई, और यूएस के साथ रिलेशंस उसके पूरी तरह से ख़राब हो गए। और ये जो ईरान और यूएस के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए, ये वेस्ट एशिया में यूएस के अप्रोच को काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। आज भी आप देखिएगा कि यूएस ईरान के ऊपर अलग अलग तरीके से ट्रेड सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है। कभी कहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इस कारण से इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। फिर कभी कहता है कि ईरान जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, और अलग अलग तरीकों से ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शंस, लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करता है। अमेरिका का एक कानून आया था काटसा लॉ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन। उस काटसा लॉ में अमेरिका ने अपने 3 एडवर्सरीज या 3 दुश्मनों को आइडेंटिफाई किया, ईरान, रसिया एंड नॉर्थ कोरिया, और तीनों के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लाया गया एज पर दिस लॉ। तो मुद्दा यह है कि जो कुछ गिने चुने दुश्मन हैं, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टाइल कंट्रीज हैं यूएस के लिए,
उसमें से एक है ईरान, और उसके पीछे कारण है 1979 का इरानियन रिवॉल्यूशन। अब यही कारण है कि यूएस मेंटेन गुड टाइज विद सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया हैज हॉस्टिलिटी विद ईरान। उसके पीछे का क्या कारण है वो अगले स्लाइड पे देखेंगे, बट ये एक सेक्टेरियन हॉस्टिलिटी है। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि सऊदी अरबिया और उसके जो बाकी अलाइज हैं, बहरीन, कतर, ये सब सुन्नी मुस्लिम ग्रुप हैं। तो ये सेक्टेरियन डिस्प्यूट है सऊदी और ईरान के बीच में। कल्चरल भी है, ईरान के अंदर पर्शियन कल्चर देखा जाता है, पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी लैंग्वेज, जबकि सऊदी अरबिया के अंदर अरबिक कल्चर, अरबिक लैंग्वेज। तो कल्चरल एंड सेक्टेरियन डिस्प्यूट है। तो सऊदी अरबिया दुश्मन हो गया ईरान का, यूएस दुश्मन हो गया ईरान का, और इसी कारण से जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और यही कारण है कि सऊदी अरबिया इज मेंटेनिंग गुड टाइज टिल डे विद यूएस। सऊदी और यूएस ने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट भी साइन किया, हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। सऊदी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमिटी है। ये है वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स। अगर उसी में इजराइल की बात कर ली जाए तो हाल फिलहाल में तो इजराइल से रिलेटेड कई सारे हमने आर्टिकल्स देखे हैं। इजराइल एज ए कंट्री गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1948। उसमें यूएस का काफी सपोर्ट रहा है। यूएस ने इजराइल बनने के प्रपोजल को खूब स्ट्रांगली जस्टिफाई किया ऑन यूएन प्लेटफॉर्म, और यूएस बैक्ड रिजोल्यूशन ही था जिसके अंतर्गत टू स्टेट की थ्योरी पास हुई, रिजोल्यूशन नंबर 181, जिसके हिसाब से फिर बात की गई कि ये जो लैंड है सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन लैंड, यहाँ पे अब दो कंट्री बनाए जाएं, इजराइल एंड पैलेस्टीन, और इसके हिसाब से इजराइल बनाया गया। पैलेस्टीनियन लोगों ने स्टार्टिंग में विरोध किया, अटैक भी किया, दैट लीड टू फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। ये हमने एक दो दिन पहले ही देखा है जब मैंने आपको हमास और फतह के बारे में समझाया था। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इजराइल इज यूएस चेक पोस्ट इन वेस्ट एशिया, अमेरिका का बनाया हुआ एक देश है, और आज भी अमेरिका इजराइल को खूब सपोर्ट करता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जूस लोग, कुछ जूस कम्युनिटी के मेंबर्स जो यूएस के अंदर काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ यूएस का जो खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। यूएस चाहता है कि हमारा एक देश वेस्ट एशिया में बना रहे जो हमारे लिए वहां पे हमारा फुटहोल्ड स्ट्रांग बनाए रखे। तो इजराइल इस तरीके से यूएस का, आप कह सकते हैं, चेक पोस्ट है वेस्ट एशिया में। और यूएस की हॉस्टिलिटी तो ईरान के साथ है ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी होगी। ईरान और इजराइल के बीच में जो हॉस्टिलिटी है उसके पीछे शिया सुन्नी, उसके पीछे इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट तो है, बट वो कम बड़ा फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूएस वाला फैक्टर। इजराइल इज क्लोज अलाइज ऑफ यूएस and Iran is hostile to US, and that is why Israel and Iran are very hostile to each other. तो ये वेस्ट एशिया के तीन हेवी वेट कंट्रीज हैं जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, सऊदी और ईरान के बीच में जो मेन डिस्प्यूट है वो शिया सुन्नी सेक्टेरियन डिस्प्यूट है। सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है वो इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेकर के है। सऊदी अरबिया इन जनरल इज सिंपैथेटिक टू पैलेस्टीनियन कॉज, जबकि ईरान और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसके पीछे बड़ा कारण है यूएस फैक्टर, अमेरिका फैक्टर। तो ये हैं वेस्ट एशिया के तीन मेजर डिटर्मिनेंट कंट्रीज और उनके बीच के फॉलआउट्स, और जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है। अब ईरान ने क्या कर रखा है, इजराइल को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बना रखा है वेस्ट एशिया के अंदर, जिसको नाम दिया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जो लीडर है वो है ईरान की आर्मी खुद की, जिसको कहा जाता है ईरान्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। तो जो रिवॉल्यूशन आया 1979 में, उसके बाद ईरान ने अपने आप को एक रिपब्लिक कंट्री की तरह डिक्लेयर कर दिया और अपनी आर्मी को नाम दिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। तो ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान की आर्मी, इसने
बाकी वेस्ट एशिया में अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ, आतंकवादी ग्रुप के साथ उसने नेक्सस सा बनाया हुआ है, और इसी नेक्सस को नाम दिया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। और इस नेक्सस का मुख्य मकसद है इजराइल को काउंटर करना। तो इसके अंदर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एक ग्रुप आता है हमास। हमास के बारे में तो हमने देखा, वो गाजा रीजन में एक्टिव है। हमने 2-3 दिनों पहले देखा है हमास और फतेह के बारे में। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको वो याद है। फतेह इज द रूलिंग पार्टी इन वेस्ट बैंक रीजन। आई होप आपको याद आ रहा है। गाजा रीजन में हमास एक मिलिटेंट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट ग्रुप बड़ा एक्टिव है, और इसी हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद से ये सारा का सारा कन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच में बढ़ गया। इजराइल बॉम्बिंग करने लगा गाजा रीजन में, जिस कारण से कई सारे हजारों की संख्या में सिविलियंस की डेथ हुई है। तो हमास इज एक्टिव इन गाजा रीजन। हमास और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ ईरान प्लस इराक के अंदर एक इसी तरीके का सियाइट मिलिटेंट ग्रुप है हसद अल सबी। सीरिया में वैसे ही एक सियाइट मिलिटेंट ग्रुप है जो वहां की सरकार बशर अल असद और के साथ कन्फ्लिक्ट में है। तो सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर सा चल रहा है, और उस सिविल वॉर में बशर अल असद is being countered. बशर अल असद is being countered by US backed forces. तो वहां पे बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे हैं ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वाले ग्रुप। हम लोग सीरिया के अंदर क्या चल रहा है और येमेन के अंदर क्या चल रहा है, और इसको हम लोग अरब स्प्रिंग से जोड़ करके देखेंगे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लगभग 1 साल हो गया है मुझे इस टॉपिक को न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किए हुए, द कॉन्सेप्ट ऑफ अरब स्प्रिंग and how Arab Spring has led to civil war in countries like Syria and Yemen, जो वहाँ पे 10 सालों से चल रहा है। मैं फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर चल रही है 10 साल से, जिसको अरब स्प्रिंग नाम के फिनोमिना से जोड़ के देखते हैं। येमेन में भी एक सिविल वॉर चल रहा है जहाँ पे हुतीज शिया जो हैं वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ येमेन। ये जो कॉन्सेप्ट है अरब स्प्रिंग एंड सिविल वॉर इन सीरिया एंड येमेन, ये आपको याद है कि नहीं है? नहीं तो प्लीज लेट मी नो। तो आने वाले एनालिसिस में मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे को मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि ये पढ़ाई हुए काफी टाइम हो गया, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईरान की जो आर्मी है उसने एक नेक्सस सा बना रखा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड along with हमास ऑफ गाजा रीजन, सीरिया के अंदर मिलिटेंट ग्रुप, इराक के अंदर मिलिटेंट ग्रुप, और येमेन के अंदर हुतीस सियास मिलिटेंट ग्रुप, इन सब ने मिल करके एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम दिया जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एंड दिस ग्रुप इज मेनली टारगेटेड एट पुटिंग लिमिटेशंस ओवर इजराइल, कर्बिंग इजराइल्स अग्रेशन इन वेस्ट एशियन रीजन। अब हुआ क्या है हाल फिलहाल में? आपको तो पता है कि इजराइल पिछले साल अक्टूबर महीने से काफी अग्रेसिव हो गया है। जब से उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसके कुछ सिविलियन लोगों को कैप्टिव बनाया हमास ने, तब से इजराइल एकदम फुल फ्लेजेड अग्रेशन या ऑफेंसिव मोड में जा चुका है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो वैसे भी काफी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करती है, जिसको जहां जो मर्जी आता है वो करते हैं। दे आर वेरी पावरफुल ऑल्सो। तो वो फुल फ्लेजेड एक्शन में आ चुके हैं। 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस बॉम्बार्डिंग बाय इजराइल इन द गाजा रीजन। अब हाल फिलहाल में इजराइल ने किया क्या है कि ईरान में हमास के एक लीडर एक किसी फंक्शन को अटेंड करने गए। हमास के एक इंपॉर्टेंट लीडर इस्माइल हानिया, ही वाज इन कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, तेहरान, और हमास के लीडर वहां पे थे, और वहां पे इजराइल ने हमास के लीडर का असैसिनेशन करवा दिया, मरवा दिया, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने। उसके अलावा 2 और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट लीडर्स को मरवाया है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हाल फिलहाल में। एक तो लेबनान में इसी तरीके का रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है हमास जैसा, हिजबुल्ला, उसके लीडर को मरवाया है।
उसके अलावा हमास के एक और लीडर को मरवाया। लेकिन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो किलिंग हुई है वो हुई है इस्माइल हानिया की। आप अगर ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आज का पढ़ोगे, ये स्टार्ट ही इसी से होता है आज कि 4000 लोग जो मरे हैं, killed more than, I'm so sorry, this article says more than 40,000 people, I'm so sorry। ये तो मतलब इट्स एक्चुअली वेरी ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 4000 नहीं, 40,000 लोग गाजा में मर चुके हैं बिकॉज ऑफ इजराइल्स कंटिन्यूअस ऑफेंसिव इन द गाजा रीजन। इट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर, राइट। बट ये आर्टिकल यहीं से शुरू ही होता है। ये कहता है कि ये 40,000 लोगों की मौत उतना बड़ा कारण नहीं बन सकता है कन्फ्लिक्ट का जितना बड़ा कारण इन 3 लोगों की डेथ बनेगी। और पूरे वेस्ट एशिया में एक मैसिव वॉर की शुरुआत हो सकती है, दीज 3 किलिंग्स, क्योंकि हमास के इंपॉर्टेंट लीडर्स को मारा है इजराइल ने। और मारा कहाँ है? ईरान के अंदर। तो कहीं ना कहीं ईरान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया है। अब ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जो भी एलाइज हैं उसकी पूरी ताकत लगा देगा और इट मे गो फॉर ऑल आउट वॉर अगेंस्ट इजराइल एंड दैट मे हैव अ मैसिव कॉन्सिक्वेंस फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। इससे भारत को क्या कंसर्न होगा? ऑफ कोर्स भारत का जो मेन कंसर्न है वेस्ट एशिया को लेकर के वो है इंडियन डायस्पोरा, जो भारत मूल के लोग हैं जो इन रीजन्स में, ईरान में, सऊदी में, कतर में कमाने जाते हैं। लगभग 9 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वर्किंग इन दिस रीजन। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए कंसर्न है। जो वो पैसे कमा करके भेजते हैं वापस भारत में, रेमिटेंसेस, एंड इंडिया इज लार्जेस्ट अर्नर ऑफ रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 2/3 ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट एशियन रीजन। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया। प्लस स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, देखिए इजराइल और ईरान दोनों ही हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। ईरान के साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कुछ हद तक कंट्रोल लगा सकते हैं। जबकि इजराइल के साथ हमारे संबंध जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोलैबोरेशन में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि इजराइल एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलप्ड है, खासकर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स में। क्योंकि इजराइल है तो वैसे डेजर्ट ही, बट फिर भी वो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स में इतने डेवलप्ड हैं कि वहाँ पे वो अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे इजराइल हमारी मदद कर रहा है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, दैट हैज़ बीन इन जनरल हेल्पफुल टू इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। कारगिल वॉर के दौरान उन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारी। तो मुद्दा ये है कि ये जो मैसिव ऑल आउट वॉर की शुरुआत हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस 3 किलिंग्स, इसमें भारत के लिए समस्या क्या होगी कि अब भारत को जो अपना रिलेशन है ईरान और इजराइल के साथ बैलेंस करना वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देश महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ईरान एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, डायस्पोरा के लिए इम्पोर्टेंट है और टेररिज्म को कर्ब करने में इम्पोर्टेंट है। लेकिन इजराइल आज के टाइम में हमारे लिए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सो calibrating or balancing ties between the two sides is going to be problem for India। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उसी साल 2018 यूपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि इजराइल के साथ जो हमारे संबंध हैं वो अब काफी मजबूत हो चुके हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब इजराइल नया नया देश बना 1948 में, उसी टाइम में मोर और लेस हमारे देश भारत की भी आज़ादी हुई। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाने को उचित नहीं समझा। ही मेंटेन गुड टाइज विद द अरबिक कंट्रीज। उनको लगा कि इजराइल के साथ संबंध अच्छे रखने से अरबिक कंट्रीज नाराज हो सकते हैं, तो उन्होंने अरबिक कंट्रीज को ज़्यादा महत्व दिया ओवर इजराइल। एंड ही एक्चुअली इक्वेटेड जायोनिज्म विद कोलोनियलिज्म। जायोनिज्म मतलब इजराइल देश बनना, अलग अलग जगहों से जूस लोगों का आकर के इस लैंड पे सेटल हो करके यहाँ पे एक अलग देश बनाना, उसको उन्होंने कोलोनियलिज्म से इक्वेट किया कि ज़बरदस्ती आपने आकर के यहाँ लैंड एक्वायर किया। वो उस टाइम की ज़रूरत थी, तो उस टाइम के
इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नेहरूवियन पॉलिसी बनाई गई विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल। लेकिन 1991 एंड ऑफ कोल्ड वॉर, वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर गाइडेड बाय द यूएस, प्लस इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स, इंडिया लुकिंग फॉर बिगर मार्केट्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब चीज़ों ने भारत के संबंध यूएस के साथ अच्छे किए। सिचुएशन ऐसे हो गए कि हमें अपने संबंध यूएस के साथ अच्छे करने पड़े और फिर हमें अपने संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे करने पड़े, एंड वी गेव फुल डिप्लोमेटिक टाइज विथ इजराइल ओनली 1992, और तब से हमारे रिलेशंस इंप्रूव ही हो रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, सिक्योरिटी हो, और इतने अच्छे हो गए। साल 2003 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इजराइल को कहा कि इट इज नेचुरल अलाई ऑफ इंडिया। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे आप किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आराम से अटेम्प्ट कीजिए 150 वर्ड्स का, और फिर एक बार हिंट से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंसर्न्स विथ रिमूविंग इंडेक्सेशन ऑन कैपिटल गेन टैक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल गेन होता क्या है, पहले कैपिटल गेन समझेंगे, फिर समझेंगे कैपिटल गेन टैक्स। तो मान लीजिए कि आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, घर खरीदा, या फिर आपने स्टॉक्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, और कुछ टाइम बाद आपने उनको बेचा। तो बेचने से आपको हो सकता है कुछ फायदा हो, जैसे आपने घर खरीदा मान लीजिए 10 लाख में और बेचा 20 लाख में, तो 10 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ, ऐसा माना जाएगा। इफ यू बॉट दीज कैपिटल एंटिटीज एट अ प्राइस and sold it at some higher price, then the difference between the two will be known as capital gain. The capital gain is a kind of income for you, और उस पे आपको इनकम टैक्स भरना होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो इस केस में कैपिटल गेन टैक्स नाम से जाना जाता है। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो कुछ अलग नहीं है, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स ही होता है, बट वो स्पेशल तरीके का इनकम टैक्स है, इसीलिए उसको कभी कभार हम लोग कैपिटल गेन टैक्स भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें आपने कोई कैपिटल एंटिटी खरीदी और उसको बाद में बेच रहे हैं, और उससे जो आपको फायदा हुआ उस प्रोसेस में वो आपकी एक तरीके से इनकम है। तो कैपिटल गेन इज योर इनकम, एंड ऑन दैट इनकम यू हैव टू पे टैक्स विच इज कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर कोई मूवेबल एसेट है जैसे स्टॉक्स वगैरह है, उसको अगर आपने खरीद करके और 36 मंथ्स के पहले बेच दिया, तो उस केस में जो आपको गेन होगा उसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो आपको टैक्स भरना होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे रियल एस्टेट, तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड टाइम लिमिट है वो है 24 मंथ्स का, यानी कि खरीद करके 24 महीनों के अंदर अगर आपने बेच दिया तो आप जो गेन होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नॉर्मली कैसा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट से ज्यादा रखा गया है। तो शॉर्ट टर्म वाला रेट ज्यादा इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग मान लीजिए कि खरीद करके जल्दी जल्दी घर खरीद के बेच रहे हैं या शेयर खरीद करके बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस एक्टिविटी को ट्रेड की तरह, बिजनेस की तरह कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा जब प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार को टैक्स भी भरो। तो ये आइडिया है। जो मान लीजिए लंबे समय बाद घर बेच रहा है तो किसी दूसरे कारण से बेच रहा होगा, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, इस कारण से बेच रहा है, तो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है उसमें जो टैक्स रेट होता है वो रिलेटिवली कम रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आम इंसान हो सकता है वो बिजनेस पर्पज से ना बेच रहा हो, बट किसी और पर्पज से उसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो बेच रहा हो, इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट इज जनरली लोअर। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब हुआ क्या है, हाल फिलहाल में बजट प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंडेक्सेशन रिमूव कर दिया है। इंडेक्सेशन इन कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज बीन रिमूव्ड, रादर उसके जगह पे अ फ्लैट रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज बीन ब्रॉट, that is 12.5%, which was earlier 20%.
मैं मानता हूं कि अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाऊंगा। बस एक बार न्यूज़ सुन लीजिए, फिर करंट इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि ये जो इंडेक्सेशन हमने रिमूव किया है, दैट हैज बीन डन जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ सिंप्लीफाइंग टैक्स कैलकुलेशंस, कि टैक्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो ये पूरा मामला क्या है वो देखते हैं। उसके लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू एडजस्ट द प्राइस ऑफ अ कैपिटल गुड्स अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि सरल भाषा में महंगाई को ध्यान में रखते हुए किसी अगर कैपिटल एंटिटी का दाम का अंदाजा लगाया जाए तो उसको कहा जाता है इंडेक्सेशन। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हाउ इंडेक्सेशन वर्क्स। मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, इन्होंने एक घर खरीदा साल 2012 में 10 लाख रुपए का। अब उसी घर को उन्होंने साल 2022 में बेच दिया 75 लाख रुपीस में, मान लीजिए। अब देख के तो यही लग रहा है ना कि इनको 65 लाख रुपीस का फायदा हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है। बट साथ ही साथ ये भी तो देखिए कि 10 लाख का घर उन्होंने खरीदा था साल 2012 में, उस घर का दाम 2022 में 10 लाख तो होगा नहीं। अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए, तो 10 लाख तो होगा नहीं, उस घर का दाम 10 लाख से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, राइट। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सेशन, कि उसका आज के टाइम में दाम कितना हुआ। अभी देख के सीधा सीधा अगर आप प्लेन कैलकुलेशन करें तो आपको लगेगा कि इनको 65 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, बट रियलिटी में ऐसे सोचना सही नहीं होगा। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट आई हैव टॉट यू इन द इकोनॉमिक्स क्लास। तो ये जो 10 लाख का घर उन्होंने 2012 में लिया है, उसका वैल्यू 2022 में थोड़ा ज्यादा होगा, और वो कितना ज्यादा होगा वो इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर क्या रहता है, 2012, राइट। तो सीपीआई में इंडेक्स हमने मान लिया, बेस ईयर इंडेक्स मान लिया 100। इन्फ्लेशन कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया है क्लास में। मान लीजिए कि साल 2022 में सीपीआई कंज्यूमर इंडेक्स हो जाता है 317, मतलब चीजों के दाम 3.17 टाइम्स महंगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये घर जो 10 लाख का था साल 2012 में, वो अब 31.7 लाख का होना चाहिए 2022 में, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सेशन। तो आज के डेट में उस घर का दाम होना चाहिए 31.7 लाख, राइट। तो उस हिसाब से अगर इंडेक्सेशन को ध्यान में रखा जाए तो कैपिटल गेन मिस्टर ए को हुआ है 75 लाख माइनस 31.7 लाख, विच विल कम आउट टू बी 43.3 लाख। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, प्लेनली देखा जाए तो कैपिटल गेन कितने का हुआ है, 75 लाख माइनस 10 लाख, दैट इज 65 लाख। अब इसी से रिलेटेड बदलाव किया गया है इस बजट प्रेजेंटेशन में। निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, इंडेक्सेशन नहीं लेंगे। अभी जितने में घर खरीदा आपने, जितने में बेचोगे, बीच का जो अंतर होगा वो आपका कैपिटल गेन ले लिया जाएगा। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही हटा देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग टैक्स रेट थोड़ा घटा देते हैं। तो पहले टैक्स रेट था 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसको घटा कर दिया 12.5%। तो इससे क्या हुआ, मान लीजिए अब कंपैरिजन करके मैं दिखा देता हूं। इंडेक्सेशन के साथ विथ इंडेक्सेशन कैपिटल गेन वाज 43.3 लाख, उसका 20% टैक्स अमाउंट होगा 8.7 लाख। न्यू सिस्टम में इंडेक्सेशन लेना नहीं है, तो कैपिटल गेन कितना हुआ 65 लाख का, 75 माइनस 10 लाख 65 लाख का। बट अब टैक्स रेट कितना है, ओनली 12.5%। तो टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा 8.13 लाख। मोर और लेस टैक्स अमाउंट वही आ रहा है, मोर और लेस। इस केस में तो थोड़ा कम भी आ रहा है, किसी और केस में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, टैक्स सिंप्लीफाई हो गया, टैक्स कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि अब इंडेक्सेशन नहीं लेना है। तो चूंकि इंडेक्सेशन बार बार न्यूज में आ रहा है, तो आपसे प्रीलिम्स में इंडेक्सेशन संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is about issues of hyperandrogenism in Olympics. ये जो टॉपिक है एथिक्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज है पहले वो समझते हैं, फिर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। देखिए, ओलंपिक्स के अंदर फीमेल बॉक्सिंग मैच के दौरान इटली की एंजेला कैरेनी, आप इनको देख रहे हैं ब्लू कलर के ड्रेस में, आउटफिट में, एंजेला कैरेनी फ्रॉम इटली, she was defeated in 46 seconds by Algeria's Iman Khalif। 46 सेकेंड्स में ही कैरेनी ने गेम से विड्रॉ कर लिया। 2-3 पंच पड़े, सी स्टार्टेड क्राइंग और उन्होंने गेम से विड्रॉ कर लिया, बोले मैं हार गई। अब इसका मतलब यह है कि खैलिफ, जो यहाँ रेड कलर के आउटफिट में दिख रही हैं, ये बड़ी आसानी से खेल जीत गई। लेकिन उसके बाद से खैलिफ का बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। She is facing a wave of abuse. She is being condemned for being biological man. मतलब she has mentioned herself as female, ऐसा लोगों का एलिगेशन है, बट बायोलॉजिकली she should be categorized as man। इसी फिनोमेना कहा जाता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। एंड्रोज मतलब होता है मेल, तो किसी फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बहुत ज्यादा दिखने लगे तो उस फिनोमेना को कहा जाता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। और लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि खैलिफ के अंदर हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स हैं और इसी कारण से ये जो खेल हुआ है ये अनफेयर हुआ है। सी खैलिफ हैड एन अनफेयर एडवांटेज ओवर कैरीनी। हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, राइट। और यही कारण है कि स्पोर्ट्स में फीमेल कैटेगरी अलग होता है, मेल कैटेगरी अलग होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वलिटी, इक्वालिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। इसी कॉन्सेप्ट पे तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी लाई गई है कि हर इंसान को एक बराबर पे नहीं ट्रीट कर सकते। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म के एलिगेशंस लगे हैं खैलिफ पे, एंड शी इज बीइंग कंसीडर्ड टू बी एट पार विथ मेन। ऐसे एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं? वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पिछले साल 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने खैलिफ के ऊपर बैन लगा दिया था फॉर फेलिंग जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हिसाब से खैलिफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा था, जिस कारण से शी शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए फीमेल बॉक्सर, इस कारण से इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन फिर हुआ क्या कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के ऊपर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगा दिया फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। अब इस कारण से इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पे जब आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगाया, तो फिर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाला जो बैन था खैलिफ के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, हट गया, एंड खैलिफ अगेन बिकेम एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक गेम्स के अंदर आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जेंडर एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए बेसिक सा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि पासपोर्ट पे एथलीट के क्या सेक्स मेंशन्ड है, मेल की फीमेल। वो खुद बाकी कोई ऐसे बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट नहीं करेंगे। तो पासपोर्ट पे तो खैलिफ के लिखा है फीमेल, एंड दैट इज हाउ शी क्वालिफाइड एंड शी प्लेड द गेम। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो पिछले साल का एलिगेशन था, जिसके बेसिस पे इनके ऊपर बैन लगा था, अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पे बैन ना लगता तो खैलिफ शायद से खेल पे पार्टिसिपेट ही ना कर पाती ओलंपिक गेम्स में। लेकिन अब ओलंपिक गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने इटली की एंजेला कैरेनी को 46 सेकंड में हरा दिया, जिस कारण से इतने सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। अब मेल और फीमेल के डिफरेंसेस के पीछे का साइंटिफिक पार्ट थोड़ा पढ़ते हैं। मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया ही कि जेंडर एलिजिबिलिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेन आर कंसिडर्ड टू हैव सम एडवांटेजेस, फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस ओवर विमेन। जो फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक बनावट जो है वो थोड़ी सी स्ट्रोंगर है, स्टर्डी है ऑन एन एवरेज मेन की ओवर वीमेन, और इस कारण से दोनों को एक साथ किसी एक स्पोर्ट्स में खिला दिया गया
तो फिर वीमेन माइट बी ऑन द सफरिंग साइड, उनको ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है, उनका परफॉर्मेंस को मेन के साथ कंपेयर करना वुड बी अनजस्टिफाइड, इट वुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस बिकॉज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अब इसके पीछे साइंस क्या है, मेल और फीमेल के जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेज है उसके पीछे साइंस क्या कहता है। तो देखिए, ये जो सारा का सारा डिफरेंस है दैट इज एसोसिएटेड विद द क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स होते क्या है, तो हमारे बॉडी बनते हैं सेल से, सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल को एनर्जी भी देता है, प्लस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल जिससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पास होते हैं। इसी कारण से पेरेंट्स से मिलते जुलते ट्रेड्स बच्चों में दिखते हैं, वो जेनेटिक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। वो जेनेटिक कंपोनेंट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसी को कहा जाता है क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम ऐसा कुछ दिखता है, और वो क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट्स, और वो जेनेटिक कंपोनेंट जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स। अभी मेल एंड फीमेल दोनों के बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें से 22 क्रोमोजोम्स आर आइडेंटिकल, बट एक जो क्रोमोजोम है जिसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम, वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। वो फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम होता है दैट इज एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम, जबकि मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है एक्स वाई, एक्स एंड वाई टाइप का होता है मेल के अंदर क्रोमोजोम। तो 22 क्रोमोजोम तो आइडेंटिकल हैं, 23वां जो सेक्स क्रोमोजोम है वो अलग अलग है, और इसी कारण से मेल और फीमेल की शारीरिक बनावट में अंतर है। ये जो एक्स वाई क्रोमोजोम में जो वाई वाला कंपोनेंट है, ये जो पेयर है एक्स वाई, इसमें वाई वाला जो कंपोनेंट है this is responsible for producing testosterone in male body, and that testosterone hormones is considered to be responsible behind stronger muscle mass and strength and higher amount of hemoglobin in the body of male, which gives physiological advantage to male over female in sports। तो ये है साइंस, और थोड़ा सा हमने उसके पीछे का एथिकल एस्पेक्ट भी पढ़ लिया। वन शुड, इन ऑर्डर टू एंश्योर फेयरनेस, इक्वल शुड बी अलाउड टू compete विथ इक्वल, अदरवाइज दैट वुड बी अनफेयर एडवांटेज इन स्पोर्ट्स। सेम आइडिया इज अप्लाइड इन रिजर्वेशन पॉलिसी एज वेल। द नेक्स्ट इज अबाउट एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन के बारे में मैंने लास्ट मंथ भी आपको बताया था, बट वहां पे एक इंडिया से एसोसिएटेड 2 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है, वो बात वहाँ तब नहीं पता थी हमें, तो उससे रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट हुआ, इसलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक्सियोम मिशन एंड देन वी विल कम टू द करंट डेवलपमेंट। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल सैटेलाइट है। हैबिटेबल मतलब वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं और रह करके रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 किलोमीटर की हाइट पे या 400 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ सरफेस से ऐसे स्टेशन है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, और किसी वक्त यहाँ पे 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं जो वहाँ रह करके कॉस्मोलॉजी की यानी कि यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। और हर 5-6 महीने पे अर्थ से एक स्पेस शटल भेजा जाता है जो नए सेट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पहुंचाता है और पुराने एस्ट्रोनॉट्स को वापस से लेकर के अर्थ पे आता है। तो इसी तरीके का स्पेस शटल भेजा जाएगा फ्रॉम अर्थ, जिसका नाम होगा एक्सियोम मिशन 4। ये एक्सियोम मिशन 4 विल बी अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट सेंट बाय एजेंसी जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस। ऑफ कोर्स इट विल बी डन इन कोलैबोरेशन विथ यूएस स्पेस एजेंसी नासा। तो एक्सियोम स्पेस नाम की जो कंपनी है जो एक्सियोम मिशन 4 भेजेगी, वो इसके पहले इस तरह के 3 मिशंस ऑलरेडी भेज चुकी है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है और वहां पे एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉट्स को लाया गया। इसीलिए एक्सियोम मिशन 1, 2, 3 हो चुका है, अब एक्सियोम मिशन 4 आ रहा है विच विल बी शेड्यूल्ड इन लेटर पार्ट ऑफ ईयर 2024। अभी भारत के लिए अच्छी न्यूज क्या है कि भारत के 2 एस्ट्रोनॉट्स, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इन दोनों लोगों को सेलेक्ट किया गया है टू बी पार्ट ऑफ एक्सियोम मिशन 4। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट मैन ऑफ या प्राइम मिशन पायलट, और बैकअप में ग्रुप कैप्टन
बालकृष्णन नायर को रखा गया है कि अगर ये नहीं जा पाते हैं किसी कारण से शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, तो फिर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर जाएंगे। भारत के एस्ट्रोनॉट्स को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये जो एक्सियम 4 मिशन है, दिस इज आउटकम ऑफ अ ज्वाइंट इसरो नासा एफर्ट। तो इंडिया यूएस मिशन है एक्सियम 4, इसलिए भारत के 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जा रहे हैं। तो इन दोनों ग्रुप कैप्टन्स का नाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 15 इज एसोसिएटेड विद राइट टू इक्वालिटी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और आई एम सो सॉरी, यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। इसको ठीक कर दूंगा मैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।